हेलो साथियों, मैं संध्या मिश्रा फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, आज जैसा कि पता है हम लोग अपना जो DLED प्रथम सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट है हिंदी और संस्कृत का कर रहे हैं। तो ये संस्कृत का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है कैसा आया था उसको देखेंगे, और जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको आपको सॉल्व करके ही जाना है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा होगा। और ज़्यादातर लोग संस्कृत से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर सारे क्वेश्चन ये बढ़िया तैयार करके जाते हैं, और जो भी आपको ये कंटेंट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और सबसे खुशी की बात क्या है कि अब हमारा जो ये ऐप है, ये हमारा सुमित चौधरी एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। वहाँ पे जाके आप अपना मॉक दे सकते हैं, देख सकते हैं कि MCQ कितने सही कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करी जा रही हैं। और जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। वहाँ पे ये सुमित चौधरी जैसे ही आप डालेंगे आपको दिखाई देगा, ऐसा इसका लोगो है। यहाँ पे भी दिख रहा है, आपको दिखाई देगा। उसे इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसके बाद उसको लॉगिन करना है। फिर ऐसा इंटरफेस दिखेगा, OTP के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और फिर ये इंटरफेस आपको ऐसे दिखेगा और ये आपका जो ऐप है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जब इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो आप हमसे जुड़कर जो भी जानकारी है, जितना भी कंटेंट है, सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया मुफ्त में अच्छी चीज़ें यहाँ पर पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें, बढ़िया कंटेंट पाने के लिए और बेहतरीन क्लासेस को, और जो PYQ क्वेश्चन, जितना भी स्टडी मटेरियल आपका DLED से जुड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, आज जो है हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे संस्कृत का। आपको पता है ये 25 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पेपर आता है, और इसमें भी जैसे हिंदी का होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें भी 5 बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और अतिलघु उत्तरीय होते हैं 5 या 6। फिर उसके बाद टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति क्या होगा। तो साथियों ये हम जरूर कहेंगे कि मतलब आपको अब ऐसा तो है नहीं कि सर्व जितने भी शब्द रूप या जो भी आते हैं आपको सारे याद ही करने, याद कर लीजिए। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आप बढ़िया तरीके से जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इसका स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन होता है वो सर्वश्याम होता है। आगे देखते हैं, पावकः का संधि विच्छेद होगा। पावकः का जो संधि विच्छेद है वो पौ प्लस या धन अकः होगा। पावकः, इसमें अयादि संधि होती है। फिर है अधिहर में समास है। अधिहर में कौन सा समास है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि अधिहर में कौन सा समास है। इसमें अव्ययी भाव समास है, और जिसमें अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। आगे है 29 की शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है। जो 29 है कौन सी नहीं है हमें ये बताना है। 29, 39, 39 या 90, कौन सी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएंगे कि कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, ये भी होती है, 39 भी होती, 39 भी होती, ये वाली नहीं होती क्योंकि हमें बताना था नहीं है। अगला है उपसर्ग धातु के साथ आता है। अब ये पता है उपसर्ग प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग धातु के पहले आते हैं, पीछे आते हैं, नहीं लग सकता। आपको क्या लग रहा है, ये तो आप ही लोग बताएंगे क्या आता है। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। आगे अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ये जो अण प्रत्याहार है, तो ये जो, ठीक है, बताते हैं बहुत डिटेल में, जब क्लास लेंगे या मैराथन होगी उसमें समझा देंगे। अभी सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बस उतना ही करेंगे, ठीक है। इसमें आते हैं इसमें ये आते हैं, ठीक है, अ, ई, ओ।
हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। देखो अगर ये आप बढ़िया कर लेते हैं तो आपको सीधे 1 नंबर दिया जाता है, इसमें सीधे मिलेगा। क्या होगा? वयम सर्वे पाठा पठिष्यामः। हम सब के लिए वयम का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, हम सब के लिए काहे का प्रयोग करते हैं? सहतोते तुम यूएम बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाया था। पठिष्यामः। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवम ध्रुवम पाए अपादानम से संबंधित सीधे सीधे इसमें अपादान ऐसे समझो। कौन सी विभक्ति है? तो अपादानम मतलब जब आप पढ़ते हैं विभक्ति रूप या कारक चिन्ह जिसे कहते हैं, तो इसमें जब अपादान का क्या अर्थ होता है? अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा है विभक्ति का नाम, तो इसका पूरा अर्थवर्थ कुछ नहीं लिखना है, सीधे विभक्ति का नाम लिखना है, पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो आप बताइए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पे अपादान तो कौन सा आया? 5 नंबर पे आया, यानी कि पंचमी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कुछ नहीं, इसमें सीधे लिख देना है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, पंचमी विभक्ति, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, बस इसमें विभक्ति का नाम लिखना है। राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। क्या होगा साथियों? अगर इसका विग्रह करेंगे, राजपुरुष का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राज्ञः प्लस पुरुष। ठीक है, ये राज पुरुष का संधिविच्छेद। आप लोग क्या बता रहे हैं? राज्ञः पुरुष लिखेंगे। ठीक है, समास विग्रह में। इसमें अगर इसको ऐसा ना लिखें, सिर्फ राज्ञः पुरुष लिख दें तो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। विग्रह करना है, विच्छेद नहीं करना है। ठीक है, लिख ऐसे भी सकते हैं जो लिखा था, लेकिन बस ऐसे ही लिख दो, राज्ञः पुरुष। इसमें क्या? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष होगा, लेकिन हमें सिर्फ तत्पुरुष लिखना है। तत्पुरुष समास है, बस पूरा नंबर इतने में ही आपको मिल जाएगा। अगला है, हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन लिखिए। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन लिखने हैं, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या होगा? साथियों आप क्या बता रहे हैं? चलो हो जाएगा। हरीन, हरिम, हरी, हरीन। ठीक है, ये हो जाएगा। ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें। ऐसे ही आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने हैं। आप बताइए अनियर प्रत्यय क्या होता है? अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द आपको बनाने हैं। लिखिए, कोई भी बना लो। जैसे हमने लिखा कथ, ठीक है, इसमें प्रत्यय क्या लास्ट में लगते हैं, तो लिखा अनियर।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब ये कथनीयम बनता है, कथनीयम, कथनीयर नहीं, और हटके कथनीयम बनता है, यही तो ध्यान रखना है, इसीलिए पूछा गया। दूसरा कोई बना लो, दो बनाने हैं, भव से बना लो। भव में जब अनियर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, भवनीयम, भवनीयम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं लघुत्री। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। हाँ, बात करते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा सारे, जब ये आप PYQ कर के जाएंगे ना तो संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप बिल्कुल भरोसा रखिए पूरी तरह से। यहाँ से जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ करवाए जाएंगे, आप बार बार देख के और बार बार जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ये मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप बार बार इनको सॉल्व करिए, यहीं से आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और डरने की कोई बात नहीं है। संस्कृत में क्या करें, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे बढ़िया बात, इतने में ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। इसका क्या सूत्र होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। बस आप इतना ही लिखेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, या अ ई उ मतलब छोटा अ छोटी, छोटा उ री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा आ आए या बड़ा आए, कुछ भी आए, दोनों मिलकर बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो अ और आ है तब भी बड़ा आ बनेगा। जैसे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये छोटा आ है, ठीक है, इसके बाद अगर छोटा आ आया तब भी ये बड़ा आ बना लेगा। ठीक है, अगर ये बड़ा आ है, ये आया तब भी, और अगर दोनों बड़ा आ हैं, ठीक है, तब भी क्या बनेगा, कुल मिलाकर बड़ा आ ही। ऐसे ही ई उ के साथ भी यही केस लागू होता है। फिर आपको हाँ उदाहरण सहित बताना है तो आप थोड़ा बहुत ये लिख देंगे। उसके बाद एक जैसे आ के बाद आ, तो अद्य प्लस अद्यापि, विद्यालय, 1-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, सारे आपको नहीं याद करने। विद्यालय, हिमालय, बस 2। अगला है संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। भाषा ज्ञान, सबसे पहले तो ये है कि उद्देश्य क्या, भाषा ज्ञान। संस्कृत व्याकरण भाषा के नियमों और संरचना को समझने में मदद करता है। यह भाषा का शुद्ध और प्रभावी प्रयोग करने में सहायक है। इस बात को आप पढ़ेंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे, जैसे सेम सेम लिखा है आपको सेम सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाषा क्षमता, दूसरी ये हेडिंग आपको याद रखनी है, तीसरी ये मतलब हेडिंग आपको याद रखनी है, उसके अंदर अपने हिसाब से लिखना है। यह शब्दावली का विस्तार करने और भाषा की गहरी समझ को विकसित करने में सहायक होता है, या बोलने, लिखने, सुनने और समझने की क्षमता को भी विकसित करने में मदद करता है। अगला क्या है, वैचारिक सोच। संस्कृत व्याकरण वैचारिक सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है। और सांस्कृतिक मूल्य क्या है, संस्कृत व्याकरण भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझने में मदद करती है। और इसमें से कोई जो हैं आप 2-3 हैं याद रखिएगा। हेडिंग्स सारी नहीं याद होती तो 2-3 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। गम धातु लोट लकार के रूप लिखिए। गम धातु क्या होती है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्त, ये लट में चलता है, और जब लट हो जाती है तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति चलता है। और ये इन्होंने लोट लकार कह दिया है। तो हालांकि तुम्हारे प्रथम सेमेस्टर में अब जो वर्तमान सिलेबस है उसमें लट और लंग लकार है, यानी कि वर्तमान और भूतकाल। लोट लकार नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी है तो देख लेते हैं। इसके ये वाली, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, कोई तरीका नहीं है, ये हर कोई याद ही करता है अपनी लाइफ में जब भी जिसको ज़रूरत होती है। गच्छत गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छ, गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। अनु तथा अव उपसर्ग से बने संस्कृत के 2-2 शब्द लिखिए। तो अनु से बना लीजिए और अव से। अनु क्या कह रहा था, उपसर्ग। गच्छत तो क्या हो जाएगा, अनुगच्छत। अनुभव तो अनुभवा हो जाएगा, संस्कृत है तो आप विसर्ग लगा दीजिएगा। अनुचर, यहाँ पे विसर्ग लगाओ, फिर अनुचरः बनेगा। अब से उपसर्ग कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो इसमें लिखें, आपके दिमाग में जो वर्ड बन रहा हो बस उपसर्ग वही प्रयोग करना है। जो अवकृपा तो ये अवकृपा हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, अवलोकनम या अवलोकन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। जो ये श्लोक दिया गया है इसका हमें हिंदी में अर्थ बताना है कि क्या होगा। क्या कह रहा, कर्मण्ये वाधिकारेस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा
ते संगोत सत्व कर्मणि। मतलब क्या है इसका कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, यहाँ बताया गया है। अब यहाँ इसमें साफ साफ दिख रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म पर ही जो तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना जो है ये हमारे हाथ में होता है। गीता में भी यही बताया गया है, संपूर्ण गीता का सार यही है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। हमारे हाथ में होता है सिर्फ कर्म करना, इसीलिए कर्म को फल के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब जो काम करना है वो काम करो, पहले से फल प्राप्त की इच्छा ना करो, फल के लिए कर्म ना करो, कर्म करो, ठीक है। आगे देखते हैं, तव्यत एवं कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तव्यत कह रहा है और कत्वा प्रत्यय लगाकर कह रहा है। प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत में आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्र में जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो ये कर्तव्यम बनता है। गम में जब लगता है तो ये कर्तव्यम नहीं, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कर्तव्यम नहीं बनेगा। ये वाला यहाँ से हटा दीजिए, आप ये वाला देख लीजिए। दृश्य में जब ये तत्यत प्रत्यय लगेगा तो क्या दृष्टयम बनेगा। अब कत्वा प्रत्यय के दो शब्द देख लो। क्र में कत्वा जोड़ा तो कृत्वा, पा में कत्वा जोड़ा तो पा में जोड़ा तो पित्वा, गम में जोड़ा तो गत्वा। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम सदा सत्य बोलता है, तो ये वर्तमान काल की बात कर रहा है, ठीक है। और राम क्या एक वचन है, तो हमें चीजें ध्यान रखनी है। मतलब शब्द रूप, विभक्त रूप, सारी चीजें हमें पता थोड़ा बहुत होंगी, तभी हम उसको किस काल में है तभी बना पाएंगे। और बाकी अगर आपको ऐसे सेम याद रहता है तो कभी कभी रिपीट भी सेम ही कर देते हैं तो आप बना लेंगे। तो राम एक वचन है तो रामा हो जाएगा, सदा तो सदा ही रहेगा, सत्यम बोलता है तो वदति, ठीक है। वद धातु के जब रूप चलाएंगे राम के हिसाब से, राम एक वचन है तो वदत ही आएगा। फिर है मैं काम करता हूँ, तो मैं के लिए क्या होता है अहम, ठीक है। कार्यम करोत तो बन जाएगा अहम कार्यम करोत, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहा है वे दोनों घर जाते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। सह तो ते तुम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। अगर ये आपको याद होते तो वहां से तो किसके लिए, वे दोनों के लिए हमेशा तो यूज किया जाता है, तो आता है। तो ग्रहम गच्छता, गच्छता क्यों हो गया, जहाँ जब आप गच्छत गच्छता गच्छन्ति गच्छस गच्छता गच्छत गच्छाम गच्छावा गच्छामा पढ़ेंगे तो कहाँ पे गच्छता आ रहा आप समझ जाएंगे और आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों, आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। देखिए कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सबसे पहले तो हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री होंगी, लेकिन बिल्कुल आपके लिए रामबाण काम करेंगे एग्जाम में। और ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ करवाए जाएंगे 1 by 1 सारे सब्जेक्ट के। आपको यहाँ पे जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।